वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि समय जो है वो काफ़ी कम है। तो आप जितना समय जो है अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, आपको ज़रूर निकालना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज अपन दिल्ली पुलिस ड्राइवर ड्राइवर तो नहीं कहेंगे, पायलट कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो ड्राइवर होते हैं हकीकत में पायलट वही होते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो अपन आज यहाँ पे करेंगे। आप एज ए प्रैक्टिस यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है वो देख सकते हैं और अपना कमेंट जो है वो ज़रूर करें कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सही किए हैं। आज की सीरीज़ का हमारा पहला सवाल है कि लर्निंग लाइसेंस धारक के रूप में आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रात को, एक स्थायी लाइसेंस धारक के बिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब जो है वो ये रहेगा कि एक स्थायी लाइसेंस धारक के बिना जो है लर्निंग लाइसेंस वाले को अपना वाहन जो वो नहीं चलाना चाहिए। यानी कि आपके पास एक ऐसा इंसान हो, या तो वो ट्रेनर हो या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास क्या हो, एक स्थायी लाइसेंस जो है वो हो। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी सीरीज का, आपको इनमें से किस अवसर पर अपना वाहन रोकना चाहिए? बत्ती हरी होने पर, एक लाल ट्रैफिक लाइट पर, जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने का संकेत दिया जाता है, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि जब बत्ती हरी होगी तब आपको रुकना है, जब बत्ती लाल होगी तब आपको रुकना है, और जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने का संकेत दिया जाता है उस कंडीशन में भी आपको रुकना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। साथ ही आपको सूचित किया जाता है कि अगर आपको क्विज चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। हर रोज़ जो है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्विजेज जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो वहाँ से आप अपना स्कोर जो वो ज़रूर जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने सामने यात्रा करने वाले वाहन से आपको कितनी दूरी रखनी चाहिए? यानी कि आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है तो आपको कितनी दूरी पीछे जो है आपको वहाँ से चलना चाहिए? 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों साधनों के बीच में, 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए, या फिर आपके सामने यात्रा करने वाले की गति पर निर्भर करता है, या टक्कर से बचने के लिए पर्याप्त दूरी जो होनी चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी में सामने वाली गाड़ी जो है वो ब्रेक लगा देती है, तो आपके पास कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए कि आप टक्कर से जो वो बच सकें। आपने मोस्टली देखा होगा पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो एकदम अटैच होकर चलती हैं, है ना। और फिर जब आगे वाली गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है तो पीछे की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो एक दूसरे के पीछे टकराती जाती हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब आप स्थिर हों तो आपको अपने हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्थिर का मतलब कि जब आप रुके हुए हैं कहीं पार्किंग में चाय वाय पीने के लिए, नाश्ता वास्ता करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको आपका हॉर्न का प्रयोग जो नहीं करना चाहिए। कब? जब तक कोई चलती गाड़ी आपको खतरे में ना डाल दे, किसी भी समय, जब तक इसका उपयोग केवल संक्षेप में नहीं किया जाता या संकेत देने के अलावा कि आप अभी अभी आए हैं। किस कंडीशंस में जो है आपकी गाड़ी खड़ी है और आपको हॉर्न जो नहीं बजाना चाहिए? तो किसी भी समय जब आपको हॉर्न है वो नहीं बजाना चाहिए। ओके साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब आप किसी ऐसे ही सड़क पर पहुंचते हैं जहां कर्मचारी मरम्मत कर रहे हैं तो आपकी गति इससे अधिक नहीं होगी। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहाँ पर आपने देखा होगा कि रोड कार्य जो है वो प्रगति पर है, उस समय आपको आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो यहाँ पर नहीं रखनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वही रखनी होनी चाहिए। 25 से ऊपर आपकी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसके कारण ड्राइविंग करते समय एकाग्रता का नुकसान हो सकता है? जोर से संगीत सुनना, एक यात्री के साथ सामान्य बातचीत, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो अगर आपने हाई वॉल्यूम के साथ अपनी गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम बजा रखा है तो वो आपके ध्यान को भंग कर सकता है ना। क्या पता आप इतने संगीत में इतने खो जाएं कि आप गाड़ी के अंदर ही ड्राइविंग सीट के ऊपर ही डांस करना स्टार्ट कर दें, तो वो आपके लिए और आपकी गाड़ी के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। अगर आप किसी यात्री से सामान्य बातचीत करते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। वजह क्या है कि आपने जैसे ही यात्री की बात सुनने के लिए उसकी तरफ मुँह किया अपना,
सुनने के लिए, तो क्या होगा कि हो सकता है कि सामने कोई जानवर आ जाए, कोई बैरिकेड आ जाए और आपकी गाड़ी टकरा सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना तो वर्जित है ही, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कितने साल तक के बच्चों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है? 10 साल, 11 साल, 13 साल या फिर 4 साल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4 साल तक के बच्चों को जो वो सीट बेल्ट जो लगाना चाहिए। देखिए प्यारे साथियों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ड्राइविंग सीट बेल्ट जो है वो लगाना ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें 4 साल तक के बच्चे के लिए भी सीट बेल्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि BS6 मॉडल जो गाड़ी आई है उसके अंदर छोटे बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट जो है वो आता है। ओके जी, तो 4 साल तक के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अगर बात की जाए तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 14 ईयर, 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। और अभी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ही एक संशोधन हुआ है जिसमें एक गाड़ी के अंदर अगर 4 सवारियां हैं तो चारों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ये नियम भी जो है आ चुका है। अभी ये एक्टिवेट हुआ नहीं है, जैसे ये एक्टिवेट होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रात में अन्य वाहन की हेडलाइट से चकाचौंध होने पर आपको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते रहना चाहिए, सड़क के बाईं ओर या मध्य में देखें और गति को धीमा करें, हेडलाइट निचले बीम पर रखें, अपने हेडलाइट को लगातार दबाएं और स्पीड बढ़ाएं। देखिए, जब आपको चकाचौंध हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपको रोड साफ दिखाई नहीं देती है, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सीधी बात। सड़क के बाईं ओर जो आपकी साइड है उस साइड में आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा सा खिसका लेना चाहिए और मध्य में देखें। मध्य का मतलब ये है कि गाड़ी को एकदम जस्ट पास में आपको देखना चाहिए, ताकि जो है वो सामने वाली गाड़ी की जो हेडलाइट है वो आपकी आंखों पर ना पड़े। हेडलाइट निचले बीम पर रखें, बिल्कुल ये बात सही है कि हेडलाइट जो आपको निचले बीम पर रखनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो आप ही रखें, सामने वाले गाड़ी को भी रखना चाहिए, है ना। अपने हेडलाइट को लगातार दबाएं और स्पीड जो वो बढ़ाएं। तो स्पीड तो बिल्कुल बढ़ानी नहीं है, जब भी चकाचौंध हो जाए तो स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आपको जो है अपनी गाड़ी थोड़ी साइड में करनी चाहिए और धीरे धीरे गति से आपको बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? नाबालिग ड्राइविंग, बिना बीमा वाले वाहन चलाना, गति सीमा या फिर वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करना। तो सेक्शन 112 जो है वो आपका गति सीमा से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाते हैं तो सेक्शन 112 के तहत आप पर कार्यवाही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर कोई भारी मोटर वाहन अपनी गति सीमा को खंडित करता है तो कितने रुपए जुर्माना लगता है? ध्यान से समझना सवाल को। अगर कोई भी भारी मोटर वाहन यानी कि 12,000 टन से अधिक अगर कोई गाड़ी लोड लेके चल रही है तो वो भारी वाहन में काउंट की जाएगी, प्लस अगर उसने ओवर स्पीड में है वो, तो फिर उसके लिए जो है वो जुर्माना तय किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, वैसे तो भारी मोटर वाहन के लिए 2,000 से 4,000 रुपये जो है वो यहाँ पर आपसे लिए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे चालान वसूलेगा उस टाइम पर वो 4,000 रुपये ही आपसे ट्रैफिक का जो चालान है वो लेता है, 2,000 रुपये कभी नहीं लेता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 4,000 रुपये का जो है आपको जुर्माना यहाँ पे देना पड़ता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 है कि हल्का मोटर वाहन जब अपनी गति सीमा को खंडित करता है तो कितने रुपये का जुर्माना यहाँ पे देना होता है? 1,000 से 2,000 रुपये, 2,000 से 3,000 रुपये, 3,000 से 4,000 या फिर 1,000 से 5,000 रुपये, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हल्के मोटर वाहन की बात हो रही है तो 1,000 से 2,000 रुपये आपको देना पड़ता है। अगर आपका ऑप्शन जो ऐसे ना आकर के आपके ऑप्शन ऐसे आए 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, है ना, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो 2,000 रुपये होगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाला कभी भी 1,000 रुपये जो आपसे चालान नहीं लेता है, 2,000 रुपये ही लेता है। वजह क्या है? वजह यह है कि आप ऐसी हरकतें जो है वो वापस ना करें, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाहन चलाते समय ये गति सीमा को खंडित करना किस धारा में है? अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो किस सेक्शन में जो है ये कहा गया है? धारा 181, धारा 182, धारा 183 या फिर धारा 184? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है धारा 183 जो है उसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में रखने की अधिकतम अवधि कितनी है। सपोज कीजिए कि आपने राजस्थान से कोई गाड़ी ली और अगर आप उसे हरियाणा में चला रहे हैं, या फिर आपने हरियाणा से गाड़ी ली दिल्ली में चला रहे हैं, दिल्ली वाली गाड़ियाँ हरियाणा राजस्थान में चला रहे हैं, तो उसकी अवधि जो है वो कितने साल तक की होती है कि आप उस गाड़ी को, अदर स्टेट की गाड़ी को अपने स्टेट में रख सकते हैं। तो 1 साल तक जो है आप उसको रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर होगा। 12 महीने तक आप उस गाड़ी को रख सकते हैं। उसके बाद आपको या तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने राज्य में, या फिर आपको वो गाड़ी वापस से उसी राज्य में पहुंचानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सड़क पर वाहन का दरवाज़ा खोलते समय आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। ड्राइवर जब चाहे अपना दरवाज़ा खोल सकता है? नहीं। द्वार प्रगति में हस्तक्षेप करता है तो कोई भी यातायात रुकना चाहिए। हाँ, उस वाहन के पीछे से आ रहे यातायात के लिए खतरा है तो दरवाज़ा नहीं खोलें, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, ड्राइवर कभी भी दरवाज़ा नहीं खोल सकता, सिंपल बात। फिर अगर आप गेट खोलते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो प्रगति है, यानी कि आपकी जो स्पीड है, उसमें थोड़ा सा या तो आपको कम करनी पड़ेगी गाड़ी, या फिर आप ऑटोमेटिक जब आप गेट खोलते हैं तो एक्सीलेटर दब जाता है और गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड तो होना ही नहीं है। फिर बचा कौन? ऑप्शन नंबर 3 कि आप जब भी अब अपनी गाड़ी का फाटक खोलते हैं तो इससे दूसरा यातायात जो है वो प्रभावित हो सकता है, इसलिए दरवाज़ा आपको नहीं खोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निलंबित या रद्द ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है। कब ड्राइविंग कर सकता है? जिसका लाइसेंस जो वो रद्द कर दिया गया हो। तो एक आपात स्थिति में केवल तभी ड्राइव करें जब वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक उसके साथ हो। किसी भी हालत में ड्राइव ना करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए आपको ड्राइविंग जो वो नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़, केवल तभी ड्राइव करें जब वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो। नहीं, इसका भी कोई महत्व नहीं है। किसी भी हालत में ड्राइविंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ महान आदमी जो हैं वो ये बोलेंगे कि सर इमरजेंसी के अंदर तो ड्राइव जो अपन कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वाहन स्टार्ट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा काम करना चाहिए। गियर न्यूट्रल में होना चाहिए, क्लच पेडल दबा होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। देखो, गाड़ी जो वो न्यूट्रल में होनी चाहिए, सही बात है। क्लच पेडल जो है वो दबा होना चाहिए, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर होगा। अब कुछ महान आदमी फिर से इस चीज़ पर सवाल क्रिएट करेंगे कि क्लच पेडल जो है वो दबा हुआ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको बता दें कि BS6 मॉडल की जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं, है ना, अगर उसमें आप क्लच पेडल नहीं यूज करते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें 10 सेकंड सेंसर जो है वो लगा हुआ होता है। अगर आपकी गाड़ी चलने के बाद तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर मिनिमम चलने के बाद अगर आपकी गाड़ी खड़ी होती है, आप रोकते हैं उसे, तो क्लच पेडल से जैसे ही आप अपना पाँव हटाएंगे न्यूट्रल करने के बाद, तो आपकी गाड़ी स्वतः ही बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप क्लच पेडल वापस दबाएंगे तो आपकी गाड़ी पुनः स्टार्ट हो जाएगी। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी आप रोड साइड पे जाते हैं, रोड के ऊपर जाते हैं, ट्रैफिक बत्ती पर जाते हैं, तो आपकी गाड़ी स्वतः ही 10 सेकंड में बंद हो जाती है। ये BS6 की चाहे गाड़ियाँ हों चाहे बाइक्स वगैरह हों, इन सभी में जो सेंसर जो है लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर जो है आपका कोई सवाल जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि BS6 मॉडल के आधार पर ये क्वेश्चन जो है आपके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आपको कब ओवरटेक नहीं करना चाहिए। पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते या उतरते समय, एक जंक्शन के पास, आगे का दृश्य अवरुद्ध है, ऊपर के सभी। तो जाहिर सी बात है, जब आप पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहे होते हैं तब आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। एक जंक्शन के पास भी नहीं करना चाहिए, और आगे का दृश्य जब आप आगे की चीज़ें देख ही नहीं पाते हैं सही तरीके से, तो भी आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जब आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना अपराध है। धारा 181, धारा 118, धारा 171 या फिर धारा 188। किस धारा में ये कहा गया है कि बिना ड्राइविंग के लाइसेंस के आप ड्राइव जो है गाड़ी नहीं कर सकते हैं? तो सेक्शन 181 के तहत जो ये कहा गया है कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रियर व्यू मिरर के लिए मोटर चालक उपयोग करते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर विपरीत दर्पण। रियर व्यू देखने के लिए, यानी कि आपकी गाड़ी में साइड शीशे लगे हुए होते हैं ना,
उनके लिए उसमें जो है लेंस जो है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है? लेंस नहीं, दर्पण जो है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है? मिरर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को क्या करता है, पास की वस्तुओं को थोड़ा सा दूरी पर दिखाने की कोशिश करता है, और वाहन जो है वो पूरा जो है साइड मिरर से आपको दिख सकेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है उसको छोटा बनाता है। ओके, अच्छा यहाँ पर एक सवाल और है कि जो आपके सामने फ्रंट मिरर जो लगा हुआ होता है, गाड़ी के ऊपर फ्रंट मिरर जो लगा हुआ होता है, उसमें कौन सा दर्पण जो है वो प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नए परिवहन वाहन को जारी किए गए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? फिटनेस प्रमाण पत्र जो है उसकी वैलिडिटी जो है वो कितने समय के लिए रखी गई है? 2 साल, 15 साल, 5 साल या फिर 1 साल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 साल जो है वो परिवहन की जो फिटनेस प्रमाण पत्र है उसको रखा गया है। पहले 2 साल की होती है, उसके बाद में एक एक और एक करके ऐसे वो फिटनेस जो आपकी बढ़ती हुई जाती है। 2 साल फिटनेस के लिए कंपनी जो है वो आपको देती है फिटनेस प्रमाण पत्र, और उसके बाद आपको आपकी गाड़ी जो है वो चेक करवानी होती है। अगर वो फिट है, सही है, चलने योग्य है, तो फिर आपको 1 साल की वैलिडिटी और बढ़ा दी जाती है ना, अदरवाइज नहीं बढ़ाई जाती। और इसी तरीके से 1-1 साल के ड्यूरेशन से वो फिटनेस प्रमाण पत्र जो आपका बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शीतलक का उपयोग किस में किया जाता है? वातानुकूलक, टायर, बैटरी या फिर इंजन? शीतलक का उपयोग किस में करते हैं आप लोग? तो इंजन में जो है आप क्या करते हैं, शीतलक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है? मंदिर के निकट, हॉस्टल के निकट, अस्पताल के निकट, इनमें से कोई नहीं। तो हॉर्न बजाना कहाँ प्रतिबंधित है? अस्पताल के निकट जो है हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, स्कूल के पास हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। ये चीज़ें आपने देखी होंगी, जब आप स्कूल वगैरह के पास में निकलते हैं तो वहाँ पर हॉर्न जो वो नहीं बजाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फास्ट ट्रैक सुविधा भारत में सबसे पहले कब शुरू हुई? 2014, 2015, 2016 या फिर 2021? फास्ट ट्रैक जो है वो कब से इंडिया में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर रहेगा। 2014 में फास्ट ट्रैक की जो सुविधा है वो लगा दी गई है। यहाँ पर एक अहम जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपकी गाड़ी के पास में फास्ट ट्रैक तो है लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं है। दूसरा केस, अगर आपके पास फास्ट ट्रैक है ही नहीं, तो जैसे ये लाइनें होती हैं ना टोल के ऊपर, तो टोल के ऊपर जो अंतिम साइड की जो लाइन होती है ना, अंतिम साइड की जो यहाँ से जो इमरजेंसी वाहन निकलते हैं, है ना, उसके जस्ट पास में जो लाइन होती है ना, यहाँ पर आपको जो है आपका टोल कटवाना पड़ेगा। ये जो लाइनें होती है ना, इन लाइनों के अंदर आपको नहीं घुसना है किसी भी स्थिति में। ओके, हालांकि यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, इस पर भी फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, इस पर भी फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, तीनों ही लेनों में फास्ट ट्रैक अवेलेबल होता है। लेकिन आपको जो है, अगर आपकी गाड़ी में रिचार्ज नहीं है फास्ट ट्रैक का, या फिर फास्ट ट्रैक है ही नहीं, तो फिर आपको इस लेन के अंदर जाना है, इमरजेंसी में नहीं जाना, इस लेन में जाना है। यहाँ पर आपका जो है बाई कैश आपका चालान जो टोल होता है वो आपको पे करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग में क्या लाभ हैं? अजीब क्वेश्चन है ना। यह साधारण प्रतिबंधन है, स्प्रिंग वजन का कम होना, रखरखाव कीमत कम होना, झटके एक पहिए से दूसरे पहिए पर स्थानांतरित होना। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर रहेगा कि स्प्रिंग का वजन जो है वो कम हो जाता है इससे, अगर ये सिस्टम आपकी गाड़ी में लगा हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रेक शाफ्ट का जो चक्कर है वो कितना होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसमें एक ही होता है, एक चक्कर जो वो बनाती है। जब 2 बार घूमती है साइकिल तब एक चक्कर जो है वो यहाँ पर बनता है शाफ्ट का। यहाँ पे इसको क्रेक कर लेना, क्रेक शाफ्ट, करेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्रेक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रेक शाफ्ट कितने चक्कर लगाता है?
4 स्ट्रोक की बात हुई है, पहले 2 स्ट्रोक की बात हुई थी। तो 2 स्ट्रोक में कितना लगता है, 1 लगता है। 4 स्ट्रोक में कितना लगेगा, 2 लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कंप्रेस्ड किया जाए ताकि वो गाड़ी के अंदर फुलफिल हो सके। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 या फिर 250 से 300। तो सीएनजी गाड़ी अगर कोई भाई मेरा चलाता है ना, तो उनको ये चीज़ पता होगी। तो 200 से 250 के ऊपर जो उसको कंप्रेस करके आपकी गाड़ी के अंदर डाला जाता है। ओके जी। और गैस जो है वो आपकी गाड़ी में किलो के रूप में डाली जाती है, ना कि लीटर में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हालांकि जो आपकी गैस किट होती है गाड़ी के अंदर, सीएनजी किट जो होती है, उसमें लीटर में लिखा हुआ होता है, बाकी डाली आपकी गाड़ी में किलो में जाती है। 28 है कि बसों के फर्श में प्रयुक्त लोहे की गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत चढ़ी हुई होती है। देखो, जहाँ भी आप गैल्वेनाइज्ड नाम देख लो तो वहाँ पर सिंपल सा जो है आपको जस्ता आंसर लगा देना है, क्योंकि जस्ते की परत जो है वही क्या होती है, गैल्वेनाइज्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 29, कभी कभी सर पर लगाने पर कड़कड़ जैसी आवाज़ का क्या कारण है। ये सर्प नहीं है, सल्प है ना। सल्प लगाने पर, जब आप गाड़ी का सल्प लगाते हैं तो कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है उसकी। बेंडेक्स पिनियन और फ्लाई व्हील, बेंडेक्स पिनियन का दांतों का कटना, रिंग गियर का संयोग न होना, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि कड़कड़ की आवाज़ जब कब आएगी, जब ये सारी हरकतें गाड़ी के अंदर होंगी, ये दिक्कतें जब गाड़ी के अंदर होंगी, उस कंडीशन में कड़कड़ की आवाज़ जो वो गाड़ी देने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाहनों में उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। साइलेंसर, उत्प्रेरक रूपांतर, इंजन मफलर या फिर रेजोनेंस चैम्बर, किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उत्सर्जन नाम है ना, उत्सर्जन, इसको ये मत समझना कि गाड़ी जो है वो धुआं कहाँ से छोड़ेगी, है ना। तो इसमें साइलेंसर ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं बच्चे जो वो साइलेंसर इसका आंसर करें, तो ऐसा नहीं है। इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक रूपांतर, क्योंकि गाड़ी में जो इंजन, गाड़ी का जो ऑयल है वो उत्प्रेरक बन के ही बाहर निकलता है, क्योंकि उसने गाड़ी को पूरे तरीके से वो किया है, शक्ति प्रदान की है। हाँ, माध्यम के लिए जो है आप साइलेंसर, अगर यहाँ पे माध्यम पूछा जाता है तो फिर साइलेंसर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में सबसे लंबा क्रैंक शाफ्ट होता है। रेडियल इंजन, अपोजिट इंजन, समरेखीय इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो समरेखीय इंजन जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ी क्रैंक शाफ्ट जो वो लगी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 32, डिफरेंशियल को मिली शक्ति रियर एक्सल में बढ़ती है। बढ़ती है, बढ़ती है, ये बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती नहीं, बढ़ती है। 40 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर या 30 डिग्री पे। तो 90 डिग्री के ऊपर जो है ये रियर एक्सल के अंदर डिफरेंशियल को मिली पावर बढ़ती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो सांपड़ लगी होती है ना, उसमें ऐसे एक 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये इसमें इसके वो होते हैं, और यहाँ पर लगा होता है, तो ये 90 डिग्री पे लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है गाड़ी को न्यूट्रल करना, गाड़ी को पीछे चलाना, पिछले पहियों की चाल में अंतर डालना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा कि पिछले पहियों की चाल में अंतर डालना। अब ये होगा कैसे, है ना। तो देखो इसको समझते हैं। जैसे आपका ये एक रोड है ना, इस तरीके की रोड है, तो आपकी गाड़ी जब घूम रही होती है तो उस कंडीशन में देखो इस साइड का जो टायर होता है ना वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा होता है, और इस साइड का जो टायर है वो कम दूरी तय कर रहा होता है। तो डिफरेंशियल का काम यही है कि वो इनकी चालों में जो थोड़ा अंतर कर देगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
क्योंकि यहाँ पर ये जो इस साइड का जो टायर है ना वो ज़्यादा घूम जाता है और इस साइड का कम घूम जाता है। और ऐसा ही ऑपोजिट अगर अपन करें, इस तरीके से रोड है तो फिर ये वाला जो टायर है ना ये ज़्यादा घूमेगा और ये वाला कम घूमेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग होता है इंजन एवं क्लच के बीच में, पॉपुलर सॉकेट के सिरों पर, क्लच और गियर बॉक्स के बीच में, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो पॉपुलर और सॉफ्ट के सिरों के बीच में यूनिवर्सल जॉइंट जो है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, मोटर गाड़ी को चलाने के लिए कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है? ये शक्ति नहीं है, शक्ति है। टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। मोटर गाड़ी को चलाने के लिए कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है? अधिक भार होने पर, गाड़ी की दिशा विपरीत होने पर, स्थिर दिशा से गाड़ी को गतिमान करते समय, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। मोटर गाड़ी को कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, अधिक भार होगा ना तो जाहिर सी बात है गाड़ी को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। सही बात है। गाड़ी की दिशा विपरीत होने पर, जब भी आप गाड़ी को रियर में चलाते हैं ना तो उसके लिए गाड़ी के में जो है वो ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। सही बात है। स्थिर दिशा से गाड़ी को गतिमान करना, जब आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी ये तो है नहीं कि वो क्लच छोड़ती चल पड़ेगी, है ना। उसमें थोड़ा सा जो है वो एक्सीलेटर दबाना पड़ता है जिससे गाड़ी आराम से चलना स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ महानुभाव ऐसे होंगे कि सर हमारी गाड़ी तो बिना उसके एक्सीलेटर की चल पड़ती है, तो उसका आरपीएम जो होता है ना वो गाड़ी का ऑलरेडी सेट किया हुआ होता है। अगर आपका आरपीएम 0 है तो आपकी गाड़ी, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ है ना, आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। आपका आरपीएम ऑलरेडी 0 और 1 के मध्य इस सेट किया हुआ होता है ताकि वो गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में बिना रेस के भी चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि क्लच का क्या कार्य है? इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना और जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आंसर होगा कि इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना और जोड़ना। ठीक है जी। अब यही क्वेश्चन जो है ना, यही क्वेश्चन ये आपसे आपके ट्रेड टेस्ट में पूछा जा सकता है। ऐसा हुआ है, हमारे एक विद्यार्थी हैं तो जब वो आप गाड़ी चला रहे थे उस टाइम पर जो ड्राइविंग टेस्ट जो ले रहे थे उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्लच का क्या कार्य है, कोई 5 कार्य क्लच के बताओ। तो वहाँ पर उस बंदे ने ये सारी चीज़ें जो वो बताई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ड्राइवर जब चौड़ी सड़क पर आ जाए और अपनी गाड़ी बाईं ओर करके दाहिना हाथ बाहर निकालकर 3 बार पीछे से और पीछे से आगे की ओर हिलाता है तो यह संकेत निम्नलिखित में से कौन है? इसको आपको प्रैक्टिकली करना है इस सवाल को, है ना। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसको आपको एज ए प्रैक्टिकली सोल्व करना है। ड्राइवर जब चौड़ी सड़क पर आ जाए और अपनी गाड़ी बाईं ओर करके दाहिना हाथ बाहर निकाल कर 3 बार पीछे से आगे की ओर हिलाता है ना। करो, प्रैक्टिकल करो सारे विद्यार्थी, सारे मेरे जितने भी पायलट साथी हैं ना वो इस चीज़ का प्रैक्टिकल करो। अभी करना है आपको प्रैक्टिकल, है ना। बाईं ओर आपको आपकी गाड़ी लगानी है और दाहिना हाथ जो है वो निकाल के और उसको 3 बार आगे पीछे करना है। कर लिया क्या सभी ने? तो क्या आंसर आएगा? गाड़ी ठहरने का संकेत, बाएं मुड़ने का संकेत, पीछे वाले को ओवरटेक देना या फिर दाहिने मुड़ने का संकेत? पीछे वाले को ओवरटेक देना, यही आया होगा ना। ऐसे जनरली अपन हाथ के संकेत जो देते हैं ना उसमें यही होता है कि पीछे वाले को आप ओवरटेक देना चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को जो वो आगे लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वायु प्रदूषक सूचकांक ने निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना है? 301 से 500, 201 से 300, 101 से 200 या फिर 401 से 500? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना। तो वायु प्रदूषण सूचकांक के अकॉर्डिंग 300 से ऊपर का जो प्रदूषण है वो खतरनाक श्रेणी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, 300 से ऊपर का रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में ये एनी टाइम इतना ही रहता है ना, 300 से नीचे आने का काम ही नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 39 कि सेल्फ स्टार्ट स्विच को ज़्यादा देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए और व्यर्थ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, मोटर गाड़ी खराब होने का डर रहता है, ऐसा करने से बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर, जब आप स्विच जो है स्टार्टर स्विच जो उसको ज़्यादा देर तक दबा के रखते हैं या फिर व्यर्थ ही हॉर्न बजाते हैं। देखो दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी क्या भाई, सेल्फ है उसको दबा के रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, दुर्घटना की संभावना नहीं बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो वैसे हट गया। मोटर गाड़ी खराब होने का डर रहता है, कि मोटर गाड़ी का क्या खराब होगा तो स्विच होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऐसा करने से बैटरी जल्द खत्म हो जाती है, तो ये बात सही है कि ऐसा करने से बैटरी जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर होगा। अभी सर्दियों का समय जो आने वाला है तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसको ख़त्म कर दें, बेवजह लग जाएंगे आपके पैसे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ड्राइवर की सुविधा के लिए सीट पर बैठे बैठे इंजन स्टार्ट करने के लिए मोटर गाड़ी में एक बिजली से चलने वाली मशीन लगी हुई होती है, जिसको क्या कहा जाता है? सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्विच, सेल्फ क्लच, सेल्फ एक्सीलेटर, क्या कहा जाता है? भाई धक्का मार के जो गाड़ी स्टार्ट होती है उसकी तो बात अलग है ना, यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि ड्राइवर की सुविधा के लिए सीट पर बैठे बैठे इंजन को स्टार्ट करना है, तो क्या लगा हुआ होता है? सेल्फ स्टार्टर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कि रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती से क्या तात्पर्य है? रुको और हरी बत्ती होने का इंतजार करो, रुको और सावधानी से आगे बढ़ो, गुजरने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए गति धीमी करो और सुरक्षित का मौका देखकर आगे बढ़ो, इनमें से कोई नहीं। सवाल को अच्छे से समझना है, रुक रुक कर लगातार जल रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कहने का मतलब लाल बत्ती जो वो टिम टिम कर रही है कंटिन्यू। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो सही आंसर होगा कि गुजरने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए गति को धीमा करो, और अगर किसी भी साइड से कोई भी वाहन नहीं आ रहा तो अपने वाहन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए शिक्षार्थी के लिए क्या आवश्यक है? केवल वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, आवश्यक दिशा निर्देश, एक वैध शिक्षार्थी लाइसेंस, 6 महीने के भीतर ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन करें। क्या आंसर होगा इसका सही? तो अगर आपको गाड़ी चलानी है ना तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के चश्मे को रात में वाहन चलाते समय नहीं पहनना चाहिए? देखो वैसे तो है ना, रात में कोई भी चश्मा नहीं पहनना चाहिए। हाँ, जिन भाइयों के चश्मा लगा हुआ है उनकी बात अलग है बेचारों की। तो आधा चंद्रमा वाला चश्मा, या फिर गोल चश्मा, द्विफोकस चश्मा, या फिर रंगा हुआ। तो रंगा हुआ चश्मा जो है वो आपको यहाँ पर नहीं पहनना चाहिए। रंगीन चश्मा जो है वो आपको नहीं पहनना चाहिए रात के समय, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर देगा? अंधेरा कर देगा आपकी आंखों के सामने। फिर चाहे कितनी भी लाइट जलती रहे गाड़ी की, वो ऑटोमेटिकली जो गाड़ी की जो लाइट है जो कितनी बीम पे, हाई बीम पे जले वो आपको कम ही दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि आपके आंतरिक दर्पण से लटकने वाली वस्तुएं अपने ड्राइविंग में सुधार करते हैं, आपकी एकाग्रता में मदद करती हैं, अपने दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करती हैं और अपना ध्यान विचलित करती हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? आपके सामने एक मिरर जो है वो लगा हुआ होता है, और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा था कि ये जो मिरर यहाँ पे लगा होता है इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, पूछा था। आप वापस से इस सवाल का आंसर देंगे कि इसमें कौन सा मिरर जो है वो लगा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई तो कुछ लटका लेता है ना, कोई कुछ लटका लेता है, तो वो गलत बात है। ठीक है, ये आपकी ड्राइविंग को क्या कर सकती है? आपके दृष्टिकोण जो है ना उसको प्रतिबंधित करती है और आपका ध्यान विचलित करती है, और जैसी ध्यान विचलित होगी तो दुर्घटना घटेगी। इसलिए ऐसे काम जो आपको नहीं करना चाहिए।
कहने का मतलब ये है मेरा सिंपल सा कि आप अपनी गाड़ी को अंदर से जितना सिंपल रख सकते हैं ना उतना रखिए, और बाहर से तो आपको ट्रैफिक पुलिस है वो रखने नहीं देगी। मतलब कुछ भी आप अपनी गाड़ी पे करवाते हैं ना, किसी बम्पर वगैरह लगवा लेते हैं, साइड में सपोर्ट वगैरह लगवा लेते हैं, पीछे की साइड में सपोर्ट वगैरह लगवा लेते हैं, तो वो ट्रैफिक पुलिस नहीं लगवाने देगी। आप तो अंदर से जो है गाड़ी को वो रखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ड्राइविंग करते समय थकान को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। नाइट ड्राइविंग से बचें, आराम के लिए रुकें, कोई भार नहीं उठाएं, अच्छी गुणवत्ता वाली विस्की के 2 पैक पिएं। वाह, किया क्या ऐसा काम किसी ने आज तक ड्राइविंग करते समय? अगर किया है किसी ने तो आगे से ऐसा ना करें। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि आराम के लिए आपको रुकना चाहिए। ठीक है जी, कहीं पर भी आप रुक सकते हैं ड्राइविंग करते समय, आराम करने के लिए रेस्ट ज़रूरी होता है। 8 घंटे से ज़्यादा आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि शराब पीकर वाहन चलाना किस धारा में दंडनीय अपराध है। जैसे अभी अभी ऊपर वाले सवाल में हमने जिक्र किया है कि अच्छी गुणवत्ता वाली विस्की के 2 पैक पिएँ, तो जैसे आप ये पिएंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ, क्या होगा भाई आपके साथ, सेक्शन 185 के तहत जो है वो आप पर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब जब बात शराब की आ चुकी है तो शराब पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर अपन उठाते हैं कि शराब पीकर वाहन चलाने के तहत जुर्माना कितना होगा। धारा 185 के तहत आपको कितने रुपए जुर्माना जो है वो 2 पैग लगा के भरना पड़ेगा। 2 पैग विस्की यानी कि 150 रुपये में आपका काम चल सकता है, मे बी 150-200 हो गए, इतने ही होंगे शायद, है ना। तो 47 यानी कि 10,000 रुपये। अब देख लो वो 2 पैक जो हैं वो ना केवल आपके स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, आपकी गाड़ी के लिए भी हानिकारक हैं, और जेब खर्चा जो है उसके लिए भी हानिकारक हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो शराब पीकर वाहन ना चलाएं, धारा 185 के तहत 10,000 रुपये का जो जुर्माना है वो आपको भरना ही पड़ेगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसी भी जानवर को ले जाते समय वाहन की अधिकतम स्पीड क्या होनी चाहिए। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई भी नहीं। तो जब भी कोई गाड़ी किसी भी जानवर को लेकर जा रही है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा जो है उस वाहन की स्पीड जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी ने बाई चांस रेयर केस के अंदर, हालांकि आपको ऐसा 101% केस में शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है, अगर आपने बाई चांस पी भी रही है तो गाड़ी को साइड में खड़ा कर दीजिए, आराम से तोते तान के सोइए, और फिर जब उतर जाए ना उसके बाद आपको गाड़ी लेकर चलनी चाहिए। तो धारा 185 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपकी 30 mg से ज़्यादा जो है, अगर आपकी शराब आती है 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर 30 mg जो है ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि 30 mg भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 30 mg से ज़्यादा अगर आपकी शराब ब्लड के अंदर मिली तो फिर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना ही पड़ेगा, है ना। 20 तक की कोई दिक्कत नहीं है, 20 तक में इतना असर नहीं होता होगा शायद, ऐसा ट्रैफिक रूल्स जो हैं उसमें कहा गया है। हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा, तो इस चीज़ को सीरियसली ना लें। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जब आपकी गाड़ी फिसलना स्टार्ट कर दे तो उस समय उसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। भाई आपने देखा होगा कहीं दलदल में गाड़ी फिस जाती है, पहाड़ी वाले इलाके में जहाँ पर फिसलन भरी रोड होती है वहाँ पर गाड़ी फिसल जाती है, तो उस कंडीशन में गाड़ी को कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाता है, उसी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो स्टीयरिंग व्हील को उस दिशा में घुमाएं जिस दिशा में गाड़ी फिसल रही है, हैंड ब्रेक लगाना चाहिए, तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए, गियर ऊपर शिफ्ट करें और मूव करें, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है। आपने साइकिल तो बचपन में चलाई होगी, है ना। तो साइकिल में क्या होता है कि वो जैसे ही फिसलने की कोशिश करती है तो आपका स्टीयरिंग जो है वो विपरीत दिशा में ऑटोमेटेड ही मूव हो जाता है, बैलेंसिंग करने के लिए हो जाता है ना। तो ठीक वैसे ही गाड़ी को बैलेंस करने के लिए जो है आपको स्टीयरिंग व्हील जो है उसको विपरीत दिशा जो है उसमें घुमाना चाहिए। गाड़ी फिसल रही है ना, उसकी विपरीत दिशा में स्टीयरिंग को घुमाना चाहिए, ठीक है। हैंड ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी वहीं पर रुक ही जाएगी, निकलेगी नहीं। तेज़ी से ब्रेक लगा देंगे तो भी गाड़ी खड़ी रहेगी, निकलेगी नहीं, ठीक है। अगर आप गियर शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी फ्री निकल जाएगी, क्योंकि फिसलन बड़ी रोड है ऑलरेडी, तो वहाँ पर गाड़ी जो है उसके टायर वो है वो एक ही जगह पर खड़े खड़े घूमते रहेंगे, गाड़ी निकलेगी नहीं, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका सही आंसर होगा। अगर किसी भाई के साथ ऐसा हुआ है तो शायद वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। आज की सीरीज का हमारा जो है अंतिम क्वेश्चन कि बिजली के आग के लिए किस प्रकार का अग्निशमन अनुप्रयुक्त है। बिजली से अगर आग लग गई तो आप CTC का प्रयोग करेंगे, CO2 का प्रयोग करेंगे, सूखे पाउडर का प्रयोग करेंगे या फिर फोम यानी कि झाग जो होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो बिजली से लगी आग के लिए CO2 जो है वो अनुपयुक्त जो है वो मानी गई है, अनुप्रयुक्त जो है वो मानी गई है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ज़रूर बताना कि आपका स्कोर जो है वो कितना रहा है। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप इस टेस्ट के अंदर 40+ जो है स्कोर कर रहे हैं, 40+ स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लाखों की संख्या में सबसे आगे हैं। डोंट वरी, आपका सिलेक्शन श्योर है। और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर 35 से नीचे तो होना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर 35 से नीचे इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं इस सेक्शन के अंदर पर्टिकुलर, तो फिर गाड़ी जो है वो देख लेना अब आपको कौन सी गियर में डालनी है, ताकि आप भी जो है वो 40 की स्पीड पकड़ सकें, है ना। 40 मतलब 40 के आसपास नंबर जो है वो आराम से लेके आ सकें। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रही है तो आप क्वेश्चन नंबर जो है वो ज़रूर प्रिंट करें कि भाई इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रही है। आपका डाउट जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।